there I learned it is very important to be honest, not to others, but to yourself. वो कहते हैं ना, the easiest person to fool is yourself. तो गॉर्डन रैमजी आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि फेवरेट डबिंग वर्क? नहीं, ऐसा नहीं. एक मेरी बहुत पॉपुलर सीरीज रही कोची कामे, जो बच्चे 2007-8 में बड़े हुए, हंगामा टीवी के ऊपर, जो आई थिंक वो जापानीज कार्टून सीरीज है. जी मैं वही हूँ, रियोत्सु. You worked with Discovery as their voice for their documentary prime time shows. तो आप कह रहे हो कि वो जो जंगल वाले शोज हमने बचपन में देखे हैं, वो जी वाइल्ड अफ्रीका में. हाँ, क्या आप बात कर रहे हो? जी आप अफ्रीका के वर्षा वनों में ये प्रजनन का मौसम है. एक मादा ओरंगुटैन अपने बच्चों को लेकर मर्दों की ओर जा रही है, पर अपने बच्चों को मर्दों से छुपा रही है. क्या आपको कभी ऐसा बुरा लगता था शुरू में कि the right kind of recognition to a voice actor is probably not being given? या मतलब शायद मेरा assumption wrong है. आपने जो सवाल कहा है वो बिल्कुल ना मेरी दुखती हुई रग पे हाथ रखी. अरे ये टीस हमेशा से रही. हेलो बाबला जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. आप बहुत कुछ करते हैं. आप एक्टर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, आप बहुत कुछ करते हैं. तो सबसे पहले तो आप ही सबसे पहले बता दीजिए कि आप क्या क्या करते हैं हमारी ऑडियंस को, सो दैट दे ऑल नो हु यू आर, व्हाट यू डू. मैंने तो आपके साथ एक बार ही काम किया हुआ है, आई हैड द अपॉर्चुनिटी, बट एक बार आप जरा ऑडियंस को बता दीजिए कि आप कौन सी फील्ड में और क्या क्या काम करते हैं. सबसे पहले तो आपका और आपकी ऑडियंस का, आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया. आपने मुझे यहाँ बुलाया सेलर डोर में, और इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म. कमाल का मंच है जहाँ से मैं अपने मन की बात सीधे आपसे और आपके दर्शकों से कर सकता हूँ. अब थैंक यू सो मच. रही बात कि मैं क्या हूँ, मैं अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करूँ, तो मैं, एक गाना है, थोड़े अनाड़ी थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी. मैं वो हूँ जो कि सीखना नहीं छोड़ता है, और अपने अंदर के बच्चे को उसने मरने नहीं दिया. एक ऐसा शख्स जिसने अपने अंदर के बच्चे को नहीं मरने दिया, वो ललक नहीं छोड़ी है, वो जोश बरकरार रखा है मैंने, जिसमें कि नई नई चीज़ों को सीखने का मुझे बहुत मज़ा आता है. आई लर्न न्यू थिंग्स. आपसे वो एनर्जी भी आती है, लाइक द वाइब एंड द एनर्जी. एंड आपका थोड़ा बहुत जो भी हमने रिसर्च किया अभी कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है, मतलब वी वर ब्लोन अवे विद द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव इन सो मेनी डिफरेंट फील्ड्स. मतलब वॉइस ओवर है, डबिंग है, ऐसी काफी सारी चीजें होंगी जो लोगों को नहीं पता है कि जो आपने कर रखी हैं. जी, तो कैन यू टेल अस. सो वॉइस ओवर से शुरू करते हैं. आप सबसे पहले आप बताइए कि आपने वॉइस ओवर पहले, हाँ, शुरुआत कहाँ से करी? वॉइस ओवर से शुरू किया था आपने, या आपने एक्टिंग से पहले शुरू किया? मैंने शुरुआत की थी, आई वाज इनटू थिएटर. अच्छा. व्हेन आई वाज, जब मैं, मतलब ये बहुत पुरानी बात हो गई अब तो, जब मैंने पास्ड आउट फ्रॉम माय स्कूल, आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट. तो मुझ पे जैसे हर माँ बाप का प्रेशर होता है, वो एक माँ बाप अपने बच्चे को ऐसा देखना चाहते हैं, होता है ना, एक फ्रेम में उसको पिक्चर बना के रखी होती है, मेरा बच्चा ऐसा करे, दुनिया से अलग हो. तो जब मैंने उनसे ये कहा कि आई वांट टू बी एन एक्टर, तो कोई शौक नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि देखो, एक्टिंग करनी है कर लो, लेकिन देखो कुछ ऐसा भी साथ में करना जिससे कि अगर एक्टिंग में काम न मिले, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन इट, कुछ ऐसा करना जिससे कि तुम्हें पैसे की मजबूरी ना हो. वो बात मुझे समझ में आ गई, तो मैंने कहा ठीक है, मैं गिव मी टाइम. मतलब ऐसे ही मैं बिना सोचे समझे कुछ फैसला ले लूँ, उसका कोई फायदा नहीं होगा, आई मे गो रॉन्ग. तो आई टुक एडमिशन इन कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज. मैं वो इसलिए लिया क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे तक क्लासेस खत्म हो जाती थी, उसके बाद में आई वाज अ फ्री बर्ड. तो मैं 3 बजे तक कॉलेज में पढ़ता था, उसके बाद में मैं थिएटर करने जाता था. वो शुरुआत बहुत बेसिक लेवल से कहाँ पे थिएटर? मैं आई स्टार्टेड विद द प्रयोग थिएटर ग्रुप, श्री M.K. रैना जी. अच्छा. NSD के अलुमनाई हैं, मैं उनके थिएटर ग्रुप में था. वहाँ पे मैंने जो पहला प्ले किया था उसका नाम था धूर्त समागम. एक संस्कृत का प्ले था, उसको ट्रांसलेट किया था, जिसे NSD के, उस वक्त NSD में एक स्टूडेंट थे कार्तिक अवस्थी जी, जो फेमस सिंगर सपना अवस्थी जी हैं. अच्छा. उनके हस्बैंड.
तो वो सपना जी और कार्तिक जी के साथ में वो हम हिमालय हाउस की नीचे पार्किंग में रिहर्सल करते थे. दैट्स हाउ आई हैड स्टार्टेड. तो बट दैट वाज अ गुड लर्निंग ग्राउंड. वहां से देन आई वेंट ऑन टू वर्क विद द फॉर्मर डायरेक्टर्स ऑफ एनएसडी, त्रिपुरारी शर्मा जी एंड रवि शर्मा जी. आई वर्कड विद देम इन अ कपल ऑफ प्रोडक्शंस लाइक दिल्ली ऊंचा सुनती है. एंड फ्रॉम देयर ऑन आई वेंट टू दिल्ली आर्ट थिएटर. आई वाज इंडक्टेड इन द रेपर्टरी कंपनी ऑफ दिल्ली आर्ट थिएटर. ये सब all this while all this college. happened while I was in college. अच्छा. I was studying, I was working. So I was occupied 12 hours a day. तब भी आप 12 घंटे की शिफ्ट तब भी लगा रहे थे? मैं तब भी लगा देता. सुबह 8:40 की क्लास होती थी हमारी, और तो सुबह ठीक 7:50 पे घर से निकल पड़ते थे, बस पकड़ते थे और 8:40 की क्लास अटेंड करते थे. 12:30 बजे तक बैक टू बैक क्लासेस होती थी. एंड आई वाज गुड स्टूडेंट. कभी मैंने मिस नहीं किया कॉलेज. और वो 3 साल मेरे लिए बहुत अच्छा लर्निंग ग्राउंड थे. और कुछ कुछ पैसे भी मिलने लगे थे उस जमाने में. मतलब मैं रेपेट्री में आ गया था. दिल्ली आर्ट थिएटर की शीला भाटिया जी, पद्मश्री शीला भाटिया जी की रेपेट्री में था. एंड शी लाइक्ड मी. मेरे कुछ सीनियर्स थे, जैसे राज बब्बर साहब मेरे सीनियर्स थे. अच्छा. सुपर सीनियर्स थे हमारे. तो वो भी कभी कभी प्लेस देखने आते थे, तो उनको दिखाई देता था कि यार किसमें कुछ स्पार्क है लड़के में. सो इट और ये जो बीज है ये वहां से पड़ा था. फिर उसके बाद में ये ललक थी कि अगर मुझे मेरे पेरेंट्स ने ये कहा है कि कुछ ऐसा करके रखना कि जिससे कि कुछ स्टैंड बाय हो आपके पास में, तो वो स्टैंड बाय चीजें मैंने अपने आप से कहा था कि मैं इसी प्रोफेशन में ही ढूंढूंगा और इसी प्रोफेशन में करूंगा. दैट लेड मी टुवर्ड्स ऑडियो एंड दैट ऑल्सो हैपेंड. वो होता है कि वन थिंग लीड्स टू अनदर थिंग. तो वाइल वी वर डूइंग अ प्ले कॉल्ड गालिब के ऊपर हम एक प्ले कर रहे थे. दर्द आएगा दबे पांव उस प्ले का नाम था. तो वो प्ले में जो कॉस्ट्यूम्स थी और सेट्स थे वो एनएसडी के अलुमनाई थे और जो ऑल इंडिया रेडियो में प्रोड्यूसर थे सुशील बैनर्जी साहब. अच्छा. तो वो आते थे हमारे यहाँ पे और वो देखते थे रिहर्सल्स वगैरह. तो एक दिन मुझे कहने लगे कि तुम बेटा एक काम करो, आओ कभी ऑडिशन दो हमारे यहाँ पे आके. अच्छा. और वहां ऑडिशन थिएटर का नहीं, रेडियो का, रेडियो ऑल इंडिया रेडियो पे ड्रामा का ऑडिशन. तो यू वर नॉट सीकिंग ऑडियो का काम, बट आपसे किसी ने कहा कि आके हमें ऑडिशन दे दो. तो वो ऑडिशन उन्होंने आके ऑडिशन दो. मैं ऑडिशन के लिए गया, उन्होंने मुझे फेल कर दिया. अच्छा. तब पता लगा कि उच्चारण नाम की कोई चीज होती है जिसकी वजह से हमें फेल किया गया. डिक्शन जी जी, तलफ्फुज जिसे उर्दू में कहते हैं. Then I requested them to allow me to watch their rehearsals, how they approach work. अच्छा. था तो क्रिएटिव काम, था तो परफॉर्मेंस बेस्ड काम. तो then they allowed me, and then एक नई दुनिया सामने खुली. एक बहुत बड़े हॉल में बैठ के डेथ ऑफ अ सेल्समैन की रिहर्सल्स मैंने देखी, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज थिएटर के और रेडियो के बैठ के रिहर्सल करते थे एक महीना एक प्ले करने के लिए. डेथ ऑफ सेल्समैन, बाय द वे, जस्ट ऐसे ही साइड नोट, इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस ऑल टाइम. तो उसमें वो देखने का मुझे मौका मिला. एंड आई यूज्ड टू साइलेंटली सिट ओवर देयर एंड ऑब्जर्व देम. एंड आई वाज टोल्ड टू मेक माय ओन नोट्स. आई यूज्ड टू मेक माय सिली नोट्स, जितनी समझ थी. बट देन आई वाज लकी, आई वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस दोस नोट्स with all these theater artists and with the cast and with the director. उससे क्या हुआ कि उनके जब जवाब मिले तो मुझे पता लगा मैं कितना गलत था चीजों को लेके. ये जरूरी है आपको ये समझना कि आपकी खुद की गलतियां क्या हैं. There I learned it is very important to be honest, not to others, but to yourself. वो कहते हैं ना, the easiest person to fool is yourself. अपने आप को झूठ बोलना सबसे आसान. हाँ, आप अपने आप को ये कह दीजिए I'm super smart. और आप उसके बाद में आप अपनी दुनिया में घूमते रहिए, बाकी दुनिया आपको देख के नजरअंदाज करके निकल जाएगी. तो वो जो एक प्लेटफॉर्म था वहां पे जो सीखने का मौका मिला, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था. खालिस जिसे बोलते हैं प्योर नॉलेज, एंड दैट टू नॉलेज इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, वो वहां पे ऑब्जर्व करके देखने को सीखने को मिली. उसके बाद में मैंने री ऑडिशन किया, क्योंकि 1 साल का वहां पे अलाउड नहीं होता था तब कि आप 1 साल फिर आपको जेस्टेशन झेलना पड़ेगा. 1 साल के बाद ही अप्लाई कर सकते. देन आई अप्लाइड एंड आई क्लियर्ड द ऑडिशन इन द जनरल ड्रामा कैटेगरी, एंड सब्सिक्वेंटली आई क्लियर्ड द ड्रामा ऑडिशन फॉर द उर्दू सेक्शन एज वेल. उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो पे ये ड्रामा वगैरह भी सब
बहुत होते थे और बहुत अच्छे, बहुत क्वालिटी के होते थे, और यही एक प्लेटफॉर्म होता था. They were called radio plays, I think. Yes. और कमाल की लिसनिंग होती थी. तो that's how it led me there. और फिर वहीं से वही बात होती है, जब आप रेडियो के प्लेस कर रहे हैं तो आपके काम को देखने के लिए. This was your first job? This was, I mean, not full-time job. I was studying also. अच्छा. But then I used to get 2 plays in a month. फिर एक सीरीज मिल गई रेडियो की, तो उससे आपका एक्सपोजर लेवल और बढ़ गया. फिर आपको वहां पे देखते देखते फीचर यूनिट के लोग, अब जैसे एक डॉक्यूमेंट्री टेलीविजन की बनती है, रेडियो फीचर्स भी बनते हैं जो कि ऑडियो डॉक्यूमेंट्री होती है. ओके. तो वो एक फॉर्मेट अलग है, वो एक नई चीज है सीखने के लिए. हाउ इज दैट डन, यू नो, उस काम को कैसे अप्रोच किया जाता है, वो लोग कैसे करते हैं, वो सब देखने का मौका मिला. और फिर उसके अंदर अपने एडिशंस और डिलीशंस करने की समझ भी डेवलप हुई. फिर वो काम करने का मौका मिला. फिर ये समझ में आया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ लिंग्विस्ट आल्सो. आपको भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है. Then I started, you know, honing my language skills. मैं अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, चारों भाषाओं में मैंने धीरे धीरे अपनी समझ बढ़ानी शुरू की. और आज नतीजा ये है कि मैं चारों भाषाओं में काम करता हूँ. अच्छा. मैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੌਇਸ ਹਾਂ. ਵਾਹ. ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ 9 ਚੈਨਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਹਾਂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ. ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਡਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਸ਼ੋਅ ਸੀ जी ਦੇ ਉੱਤੇ, मैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. और उसके अलावा मैंने उर्दू में बहुत काम किया. आई हैव बीन द वॉइस ऑफ जी सलाम. अच्छा. जी सलाम पे जहान निस्वा एक उर्दू का शो है जो मैं एंकर करता था. वहां पे बहसो मुबाहिसा एक शो है उर्दू का जो मैं एंकर करता था. फिर सफरे जियारत एक शो है उनका, वो मैं एंकर करता था. और फिर हिंदी का जी जागरण, जो बिल्कुल शुद्ध आध्यात्मिक गीता के ऊपर आधारित चैनल है, मैं उनके लिए भी सारा काम करता हूँ. आई बीन द वॉइस ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, वॉइस ऑफ गॉड, जितने भी उनके जो वॉइस ओवर्स हैं वो मेरी आवाज में. मैं अब आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि एज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मतलब बहुत कम लोग जानते हैं कि किसी चीज की कोई वॉइस दैट दे माइट हैव हर्ड सो मेनी टाइम्स, कि बहुत बार ये तो सुनी आवाज है, बट उन्हें पता नहीं होता कि वो किसकी आवाज है, बिकॉज क्रेडिट उस हिसाब से दिया नहीं जाता शायद वॉइस ओवर आर्टिस्ट को. डिड यू एवर फील व्हाइल यू वर वर्किंग, या हैज दैट इम्प्रूव्ड ओवर द इयर्स? दैट इज वन क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज के आई डोंट थिंक लोग जानते हैं आपने कितनी लेजेंडरी वॉइसेस करी हुई हैं जो वो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं. तो हमें जरा वो भी बताना कि आप कौन सी वॉइसेस हैं जो आपने करी हुई है. बट लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद कि आपको कभी ऐसे बुरा लगता था शुरू में कि the right kind of recognition to a voice actor is probably not being given, या मतलब शायद मेरा assumption wrong है. जो सवाल कहा है वो बिल्कुल ना मेरी दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया. अरे ये टीस हमेशा से रही है. हाँ. एक जो लिमिटेशन है of not being seen while you're doing the voice work, जिसकी वजह से लोग अपनी फैंटेसीज उससे जोड़ लेते हैं, उस आवाज से कोई एक चेहरा देने की कोशिश करते हैं अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में. अब होता क्या है, मैं कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं तो उस काम को हर स्क्रिप्ट बहुत सेंसिटिवली चिल्ला के कहती है मुझको ये ट्रीटमेंट दो. जरूर, हर चीज अलग ट्रीटमेंट मांगती है, एक अलग पिचिंग मांगती है, एक अलग उसको इमोशनल लेवल के ऊपर ट्रीट किया जाए. चाहे आप कॉर्पोरेट वॉइस ओवर भी कर रहे हैं, उसमें भी एक इमोशन है. तो जब आप वो करते हैं तो आप अपने पिछले काम से अलग काम कर रहे होते हैं. और ये आपके सक्सेस का एक बहुत अच्छा पैरामीटर है, बहुत बढ़िया मानदंड है कि आप अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं. आपको नया काम करने को मिल रहा है, आपको नया काम करने को मिलता है. People think आपके पोर्टफोलियो से people think that you are capable, अगर आपने ये किया हुआ तो आप ये भी कर सकते हैं. जी, इसीलिए वो आपके पास, और आप वो करके डिलीवर भी करते हैं. Of course. और आप उस काम को भी 5 या 6 जोन्स में डिलीवर कर सकते हैं, वेरिएशंस दे सकते हैं, और हम देते हैं उनको. तो होता क्या है, जो सुनने वाला है
अगर वो मेरी रेडियो की किसी एड को सुन रहा है या मेरे किसी दूसरे प्रोग्राम की डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक की कमेंट्री को जो वाइल्ड लाइफ पे है उसको सुन रहा है, उन दोनों के बीच में एकदम डिस्टिंक्ट there's a marked difference, उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये सेम आदमी की आवाज है। हाँ, there you are। पर धीरे धीरे जब आवाज का एक्सपोजर बढ़ता है तो लोगों को लगने लगता है नहीं यार ये वही वॉइस है। वो अपने आप से स्ट्रगल करते हैं ये देखने के लिए। और फिर जो बड़े इंटरनेशनल चैनल्स हैं उन्होंने कभी भी लोकल टैलेंट को रिकॉग्निशन नहीं दिया है। उन्होंने जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स हैं काम किया है, जैसे मैंने इंग्लिश में किसी ने किया और मैंने उसको हिंदी में डब किया, तो उसकी रिकॉग्निशन नहीं, वो नहीं देते, अभी भी नहीं देते, आज तक नहीं देते। जी, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लेते, तो वो अंदर से आपको बुरा लगता है। अब ऐसे काम है। You have worked for some big TV channels. Yeah. I have been the voice of Adolf Hitler. I've been his voice in the film The Rise of the Evil, which is a landmark. I've been the voice of Bryan Cranston in Breaking Bad. वाह, क्या बात है। ये अभी आपने I've been the voice of Van Damme in the film Hard Target. I've been the voice of Tommy Lee Jones and many such. I mean, the number is endless. तो ब्रायन क्रैंस्टन आपने अभी रिसेंटली किया है या काफी टाइम हो गया किए हुए? हाँ, ये हमने उसके ऊपर ये आप जाके इसको बिंज वॉच कर सकते हैं जी कैफे पे। अच्छा। और तो दिस वाज अ जी कैफे कमीशन्ड वर्क। जी। तो if it's not too much, आप can you do the famous Bryan Cranston line? I am the danger. नहीं, या अगर अगर आपको कोई पसंदीदा लाइन हो की एक बहुत फेमस लाइन है जब उससे उसकी जो वाइफ है वो बोलती है कि कोई या नॉक नॉक कोई आएगा और मार के चला जाएगा। You remember? मैंने शो नहीं देखा हुआ, मैंने अंग्रेजी वाला देखा हुआ जिसमें मैंने वो भी नहीं देखा हुआ। वो आती है और उससे बोलती है कि कोई आएगा, मतलब तुम जाके पुलिस को जाके सरेंडर क्यों नहीं कर देते हो? उसको बार बार कह रही है और वो पहले बात को छुपाने की कोशिश करता है, फिर उससे नहीं रहा जाता। एंड दैट्स हाउ दैट्स द फर्स्ट टाइम इन द शो ही रिवील्स कि ही इज द गाय हु इज किलिंग पीपल अराउंड हिम, एंड इट हैपेंस लाइक दिस। जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मैं खतरे में नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद खतरा हूँ। He says with a lot of subtlety. I अभी got to know that आप गॉर्डन रैमजी की वॉइस हैं इन हिंदी इंडिया में। जी। तो उनके शोज आपने किए हैं? जी, हेल्स किचन में। हाँ, तो उसको कैसे आप अप्रोच करते हैं? मतलब वो बंदा तो गालियां बहुत देता है, उसको तो अंग्रेजी में बीप करते हैं जी। तो आप कैसे, हाउ डिड यू गो अबाउट इट? देखिए, उसके लिए ना हमको चैनल की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर चैनल हमें कहता है कि आप 4 लेटर वर्ड्स यूज करें, मैं तो कोशिश करता हूँ कि भाई ना ही करूं, पर एक वाया मीडिया एक ऐसा पतली गली से निकलने वाला रास्ता निकाल लिया जाता है। उसमें गाली देनी भी है तो तेरी भैंस की आंख, अच्छा, कुत्ते की दुम, कुछ इस तरह 13 गालियां दी जाती हैं फिर उसमें। लेकिन अगर हमें ये पता लग जाता है, जैसे चैनल ही बोलता है कि हम बीप लगाएंगे, तो फिर हम फुल गाली बकते हैं। तो आप फुल गाली बक देते हो? फिर गाली बकते हैं, वो समझ में भी आ जाता है वहां पे। बट हाँ, ये है कि उस कैरेक्टर को अप्रोच करना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। बिकॉज आई रिमेम्बर जब पहला एपिसोड आया तो मैं पहले 25 मिनट के बाद में ना मैं ऐसे थक गया, यार ये क्या चीज है जो मेरे पल्ले पड़ी है, क्योंकि उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। एनर्जी कमाल की है। वो बंदा एक तो बहुत तेज बोलता है, बहुत तेज बोलता है। उसका रिएक्शन टाइम जो है, उसका रिएक्शन टाइम इज मच फास्टर देन अ कॉमन ह्यूमन बीइंग। उसका जो रिएक्शन टाइम है, उसका जो IQ लेवल है, वो बहुत जबरदस्त है। मान लीजिए मैं गॉर्डन रैमजी हूं और आप एक नए शेफ हैं, और मान लीजिए आप कोई एक डिश बना रहे हैं, आप मान लीजिए कुछ भी बना रहे हैं। चलिए, मैं क्या बना रहे हो तुम? मैंने पूछा तुमसे क्या बना क्या रहे हो तुम? आलू की सब्जी। ओह माय गॉड, आलू के साथ में तुमने टमाटर पहले कैसे डाल दिया? टमाटर क्यों कौन डालता है पहले? टमाटर को चॉप तुमने सही क्यों नहीं किया? चॉपिंग बोर्ड दिखाओ अपना। चॉपिंग बोर्ड ये कौन सी नाइफ यूज की है तुमने? इसको चॉप करने के लिए आपको 20 टाइम्स स्लाइस करना पड़ता है, और 20 टाइम्स स्लाइस करने के बाद में इसमें सॉल्ट थोड़ा सा और पेपर साथ में थोड़ा सा डाला जाता है। उसको सौते करने के बाद में फिर तुम पनीर के अंदर उसको डालते हो या आलू के साथ में उसको डालते हो। नो, दिस इज नॉट डन। नो, आई एम सॉरी, डोंट टेल मी दिस।
आप अपने काम को ईमानदारी से अप्रोच नहीं कर रहे हैं. Now come on, get up, come with me. Let's go outside. दरवाजे के बाहर खड़े होके you apologize to the people that you've not been honest to your work, my dear. I'm sorry, Gordon. I'm seriously very sorry. No, sorry wouldn't work, my dear. Sorry wouldn't work. Now come on, stop everything. This is how Gordon Ramsay behaves. Yeah, ऐसे ही है वो, बिल्कुल chaotic. वो बंदा ऐसे ही, chaos all over the world. मतलब बस कुछ भी बोल रहा है, कहीं भी बोल रहा है. Tell me one thing, आपके मेन्यू में ये इतनी सारी डिशेस क्यों लिखी हुई हैं आपने? क्यों लिखी हुई हैं? When you can't serve 10 good dishes, why have you written 55 dishes? And show me your storage. Show me your storage. Come. ये कब से रखे हुए हैं यहाँ पे मटर? ये कब से रखे हुए हैं? कब से रखे हुए? Is this frozen? This is not fresh? No, not at all. I wouldn't let you sell this. This is, and you wasted so much of money. This is money that you wasted. Yeah. अब ऐसे आदमी को अप्रोच करना. और आपकी नेचुरल पर्सनालिटी ऐसी है नहीं. आप हैं बहुत शांत टाइप के आदमी. नहीं, वो ठीक है, अब हो गया हूँ. अब हो गए, आप ऐसे chaotic हो गए हो. But हाँ, ठीक है. I have also had my share of, over excitement in my life, or being exuberant about everything. Yeah. One thing that I love about Gordon Ramsay is his passion and the honesty and the quest for excellence. He would go to any extent to get the best recipe, or to develop the best recipe, or to deliver the best dish. And he would enjoy that moment like a child when his work is appreciated. I hope ये क्लिप हम किसी तरह से गॉर्डन रैमजी को दिखा सकें. No, हम उसको इंस्टाग्राम पे भेज देंगे. देख लेंगे वो देखता है कि नहीं देखता. उनके कैरेक्टर की सबसे बड़ी USP यही है, which I think has taken him so long, so far in his life. Yeah. Because he's being so honest. Yeah. Not only to his work, but also in his personal life, in his relationships. He's a very honest and hard-working man, and a tough taskmaster, but a very soft person at heart. Yeah. Same Gordon Ramsay when he comes with kids. हाँ? वो एकदम से बदल जाता है. जी. आप गॉर्डन रैमजी के एडवेंचर्स को देखिए, जब वो एडवेंचर करने जाता है और क्या वो जाके क्लिफ से छलांग लगाता है नीचे. एक मिनट के लिए सोचता नहीं है वो शख्स. तो ये उसके कैरेक्टर से मैच करना आपकी वॉइस को. आप सिर्फ वॉइस को मैच नहीं करते हैं, तो अच्छा, आप उसकी पूरी पर्सनालिटी को मैच करते हैं. आप तभी ये काम कर सकते हैं. आप अगर सोचेंगे मैं बोलना शुरू किया और वो नहीं, भाई साहब, then you're sorry, you're thoroughly wrong. You're approaching your work absolutely in a wrong way. तो एक डबिंग आर्टिस्ट को बेसिक जो 3 चीजें 4 चीजें आनी चाहिए. मेरे को अगर मान लीजिए मेरे को डबिंग आर्टिस्ट बनना है जी, माई प्रेप एक, शुड आई नो डिफरेंट वॉइसेस, शुड आई हैव डिफरेंट वॉइसेस, या मेरी एक आवाज है चलेगा, या ऑफ कोर्स एक्टिंग तो आनी चाहिए ही चाहिए. तो आपको क्या लगता है, लाइक जो 3-4 बेसिक चीजें हैं जो किसी भी एक डबिंग आर्टिस्ट को बिफोर यू एक्चुअली गो एंड स्टार्ट ऑडिशनिंग जो आपको परफेक्ट कर लेनी चाहिए? देखिए, डबिंग में भी ना अलग अलग सेक्शंस हैं. अच्छा, आप फिक्शन डबिंग कर रहे हैं जिसमें आप कैरेक्टर को जाके डब कर रहे हैं, नंबर 1 तो वो हो गया. या आप सिंक डबिंग की बात हुई, नंबर 1. नंबर 2, आप पैराडब कर रहे हैं. क्या पैराडब क्या होता है? पैराडब ये होता है कि सपोजिंग आपका एक इंटरव्यू है, हाँ जी, एक भाषा में, मान लीजिए आपका एक इंटरव्यू है तमिल में, ठीक है, आप उसको बेसिकली नॉन फिक्शन वर्क को जी, अब उसको अब उसमें क्या हो रहा है, आपने एक बाइट दी है सिर्फ फॉर एग्जांपल 1 मिनट की जी. अब पैराडब का काम क्या होता है? पैराडब का काम ये होता है कि आपकी जैसे ही वो बाइट शुरू हुई उसके से 3 या 4 सेकंड के बाद में वो अपनी भाषा में जिसमें बात पहुंचाने की जरूरत है ऑडियंस को, हिंदी में या अंग्रेजी में, वो सिर्फ उसको नैरेट करता है, बोलता जाता है. इट कैरीज, मतलब उसमें इमोशंस नाम की चीज वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है. वो सिर्फ वो उसको एक तरह से उसका अपनी भाषा में अनुवाद कर रहा है, ठीक है, और बता रहा है. वो है पैराडब करना. एक है सिंक डबिंग करना. ये दोनों के बीच में अंतर है. सिंक डबिंग इज ऑब्वियसली more sync dubbing is more challenging, more challenging. लेकिन
सिंक डबिंग में, जब आप सिंक डबिंग में आप जाते हैं तो क्या आप फिक्शन डब कर रहे हैं या आप किसी इंटरव्यू को डब कर रहे हैं? मान लीजिए किसी डॉक्टर डॉक्यूमेंट्री या वो कोई डॉक्यूमेंट्री है, कोई हार्ट सर्जरी के बारे में किसी डॉक्टर ने इंग्लिश में अपना इंटरव्यू दिया, आप उसको हिंदी में सिंक डब करना है। तो आप जो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके लिए पैरामीटर जो बन जाएगा उस वक्त, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसने किस तरह से काम को अप्रोच किया है, आपको उसके नजदीक से नजदीक जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। और आपके लिए कंफर्ट क्या है कि आपके सामने एक विजुअल है, आपको उसको कॉपी करने की कोशिश करनी है। आपको उसको कॉपी नहीं करना है, अच्छा। आपको उसको रिक्रिएट करना है। ओके। क्यों? अगर आप कॉपी करेंगे तो आप उसी के जैसे हो जाएंगे, फिर आपकी क्या जरूरत है? अच्छा, तो आपको उसमें लोकलाइजेशन वाला रिक्रिएट करना है, लोकलाइजेशन वाला फ्लेवर जी, आपको उसे अपनी भाषा में रिक्रिएट करना है। तो आपके पास में दो भाषाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। नंबर एक, जिसमें कि उसने बोला है, आपको उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, आपको उस भाषा के नुआंसेस का पता होना चाहिए, उस भाषा के इमोशन के लेवल का पता होना चाहिए, उसके पन का पता होना चाहिए, और फिर उसके लिए क्या ऑल्टरनेट आपकी भाषा में होगा वो आपको पता, इसकी आपको वास्ट नॉलेज होनी जरूरी है। सो डबिंग आर्टिस्ट होने के लिए आपको थोड़ा लिंग्विस्टिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। में क्यों काम कर रहा हूं, बहुत जरूरी। अब उसके बाद में आपको ये देखना है कि वो किस तरह से बोलता है। हर किसी का एक स्पीच पैटर्न है। श्योर। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप जब बात कर रहे होते हैं, अगर आप अपने आप को देखना शुरू करें, अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट आप एक खास तरीके से बोलते हैं जी। आप पॉजेस, पंक्चुएशंस जो लेते हैं, जो स्पीड जो आप देते हैं, जो फ्लो जो आप देते हैं, वो एक खास तरीके से, वो बहुत इंडिविजुअल है। और उसके पीछे वजह बहुत सारी है। आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपके स्कूल की बैकग्राउंड, पीयर प्रेशर, आप कहाँ पढ़े हैं, एक्सपोजर, ये सब सारी चीजें, और आपकी वोकैबुलरी क्या है। आपकी एक आम इंसान की वोकैबुलरी बहुत रिच नहीं होती है, क्योंकि वो जिस तरह के परिवेश में रहता है, माहौल में रहता है, उसमें वो कुछ खास लफ्जों का इस्तेमाल करके उसका काम चल जाता है। लेकिन बतौर डबिंग आर्टिस्ट आपकी वोकैबुलरी रोज बढ़ती जाती है, because you're talking about so many different topics and आप हर तरह का काम कर रहे हैं। रोज बड़ी होती जानी जरूरी है। नहीं तो अगर आपकी लफ्जों से वाकफियत नहीं होगी तो आप सही समय पे सही लफ्ज होगा ही नहीं आपके पास में। That's why I very regularly tell people whenever I'm being asked, learn 2 new words every day, and that too in at least 3 languages. One is your native language, आपकी जो मातृभाषा है। मैं पंजाबी हूँ तो मेरी माँ बोली पंजाबी है, तो मैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਉਹਨੂੰ सीखना हूँ, मैं उसको हिंदी में भी सीखता हूँ, और मैं उसे अंग्रेजी में भी सीखता हूँ, और उर्दू में भी सीखता हूँ। तो मेरे पास में रोज के अगर एक भी शब्द सीखा तो मेरे पास 4 नए हो गए ना। और सीखना ही नहीं, उनको इस्तेमाल करना भी है, उनको एंजॉय करना भी है। तो ये सब चीजें। बट इसमें सॉरी मैं आपको कट ऑफ कर रहा हूँ बीच में, लेकिन इसमें फिर राइटर का कितना रोल रहता है डबिंग आर्टिस्ट के साथ में जब डब हो रहा होता है? वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। देखिए क्या होता है, क्योंकि एक बंदा है जो ट्रांसलेट करेगा और फिर वो डबिंग आर्टिस्ट को देगा। डबिंग में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो राइटर है वो ट्रांसलेट कर देता है, वो ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, ट्रांसक्रिएट करना है। एग्जैक्टली। हम लोग जब अपने टीवी सीरीज वगैरह होते हैं जी, जिनको हम वो राइटर बेचारा ये सबसे बड़ी गलती लैंग्वेजेस में करवाते हैं या कुछ भी कभी भी करवाते हैं, तो कुछ हैं अच्छे ट्रांसक्रिएटर्स, ट्रांसक्राइबिंग वाले लोग जिनको हम स्पेशली देते हैं, जिनका काम ही वो है कि वो एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं करते, वो इमोशन को पकड़ के कोशिश करते हैं कि हाँ कि उसको वैसे लिख सके। अब यहाँ पे देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात आती है, जब आप ट्रांसक्रिएट करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने एक विजुअल है, जिसमें अ सेट ऑफ इमोशंस हैं, काफी सारे इमोशंस को मिला के एक पर्टिकुलर शॉट को या एक सीन को क्रिएट किया गया। उसकी एक ड्यूरेशन है, और उसमें जितने लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं आपको भी लगभग उतने ही करने हैं, क्योंकि आप अगर 30 सेकंड की क्लिप को 35 सेकंड का नहीं लिख सकते। आप अगर उसने 30 लफ्ज वहां पे बोले हैं तो आप अगर 35 या 40 लिख देंगे ट्रांसलेशन करते हुए, तो चाहे आपने कितनी अच्छी ट्रांसलेशन की हो, उस काम के लिए तो बेमानी है वो।
हमने एडवर्टाइजिंग में काफी बार ऐसा होता है, आप हिंदी की स्क्रिप्ट को जब तमिल में कन्वर्ट एक और बात होती है सौरभ, आप ये देखिए हर भाषा की एक लेंथ होती है। इंग्लिश से हिंदी 30 से 40% लंबी होती है। ठीक। और जब मुझे ये पता है एज ए ट्रांसलेटर और एज ए ट्रांसक्रिएटर और एज ए राइटर कि अब मैंने हिंदी में डब करना है और ओरिजिनल इंग्लिश में आया मेरे पास में, तो 40% लंबी अगर मैं लिखूंगा तो वो जाएगी कहाँ? लेंथ ही नहीं आएगी उसकी। अब होगा क्या फिर, जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है वो बेचारा उसका फोकस अपने काम से शिफ्ट होके उसको लेंथ को फिट करने में चला जाएगा। वो तेज बोलना शुरू कर देगा। जैसे ही वो तेज बोलना शुरू करेगा तो वो जो विजुअल है उस पर जितनी बार उसका लिप की मूवमेंट हुई है उससे वो मैच ही नहीं करेगा। मैं आराम से ऐसे बैठा हुआ बात कर रहा हूँ और वो तेज 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 बोलता जा रहा है, तो वो टोटल आउटसिंक है, कैसे मैच करेगा? सो दैट्स व्हाई आई से इट इज टू बी ट्रांसक्रिएटेड। एंड जो लोग ये समझते हैं कि मैं ट्रांसलेट करने में बहुत अच्छा हूँ और डबिंग की स्क्रिप्ट में कर लूंगा, सॉरी मैं माफी चाहूंगा उनसे ये कहते हुए कि आप गलत फहमी में हैं सर। आपको ये काम करने से पहले अगर आप बैठ के खुद डबिंग करते हैं, आपको वो तजुर्बा आ जाता है, तो आप बहुत अच्छा ट्रांसक्रिएट कर पाएंगे। और चलो नहीं करना है वो, तो कम से कम जब ये काम हो रहा है उस वक्त आप कंट्रोल रूम में बैठ के उसको देखें, ऑन द स्पॉट उसे थोड़ा चेंज कर पाएंगे। आप उसको देखें 10, 20, 50 दफा आप देखेंगे तो वो आपके काम में, आपके काम को बेहतर बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो जब आपका स्क्रिप्ट आती है तो आप डू यू रीराइट इट टू फिट मे बी? बिल्कुल, मैं आई आस्क फॉर दिस लिबर्टी, क्योंकि उसके बिना काम अच्छा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक, अब जैसे मैंने क्या किया, क्यों, मैंने उसके बाद एक पॉज ले लिया और उसके बाद मैंने कहा क्योंकि एक, फिर मैं रुक गया। अब मैंने ये जो पंक्चुएशंस डाली हैं ये इस कैरेक्टर की पर्सनालिटी का एक हिस्सा है जो कि ऐसे बोलता है। अब उसे मैं अपनी भाषा में जब डब करूंगा तो मुझे वो सेम इमोशन लाना है, वहीं पॉज पंक्चुएट करना है। मेरे पास में कोई दूसरी चॉइस नहीं है। तो मैं किस शब्द को अरेंजमेंट, सेंटेंस की अरेंजमेंट में आगे पीछे खिसकाऊं, ये लिबर्टी मुझे मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, मैं उसके इमोशंस से कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट से कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, उसके संदर्भ को नहीं बिगाड़ूंगा, वो जितना एज इट इज रहेगा, एज इट इज रह सके। बट आई विल go closer and closer and closer, closer and closer and closer to that particular character, and over a period of time, से मैं शुरुआत के किसी भी कैरेक्टर को अप्रोच करने के लिए बहुत टाइम लगाता हूँ, जानबूझ के डिलिबरेटली बहुत टाइम लगाता हूँ। फिर उसके बाद वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली अगर आप कोई लंबी सीरीज कर रहे हैं तो। मेरी उससे जब दोस्ती हो जाती है ना, मैं उसी के जैसा सोचने लगता हूँ। टुडे आई थिंक लाइक गॉर्डन रामजी, व्हेनेवर आई एम देयर I think like him। फिर उसके बाद में वो काम जो पहले 27 घंटे में हुआ था, आज वही काम 4 घंटे में होता है। Because you've got the knack of it। अब पता है। फिर उसके बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं है, खट 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 खट। तो गॉर्डन रैमजी आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि फेवरेट डबिंग वर्क नहीं, ऐसा नहीं है। गॉर्डन के अलावा, ये तो हमने गॉर्डन की बात की। एक मेरी बहुत पॉपुलर सीरीज रही कोची कामे, जो बच्चे 2007-8 में बड़े हुए, हंगामा टीवी के ऊपर, जो आई थिंक वो जापानीज कार्टून सीरीज है। जी मैं वही हूँ, रियोत्सु। अरे 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 नाइस। रियोत्सु कानकीची। अब रियोत्सु को डब करना अपने आप में शुरुआत में चैलेंज था, बाद में एक बड़ा मजा था रियोत्सु को तो डब करना। और उसके भी मैंने करीबन कुछ 7-8 सीजन की होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट उसकी आपको नहीं लगता, मतलब मुझे लगता है, मतलब आई माइट बी रॉन्ग, तो करेक्ट मी, कि जब ऐसे शोज की डबिंग होती है कभी कभी बहुत ज्यादा कैरिकेचरिश हो जाता है। मतलब आई माइट बी रॉन्ग, बट मेरे को ऐसा फील होता है कि जब कभी, मतलब कार्टून्स तो चलिए ठीक है, कार्टून्स तो होती ही कैरिकेचरिश हैं, आप कार्टून्स को छोड़ दीजिए, उसमें तो आपको कैरिकेचरिश काम करना ही करना है, बिकॉज वो ओरिजिनल भी वैसा है, उसका टोनालिटी ही वैसा है। बट जब ये इंग्लिश फिल्मों को या किसी अच्छी फिल्म को जब हिंदी में डब करते हैं, तो जो कभी कभी लाइनें होती हैं या कुछ इस तरह का वो नुआंसेस होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो जब डायलॉग राइटिंग में इट गेट्स लॉस्ट समवेयर, कि डब हुई जो फिल्म है उसमें काफ़ी टाइम वो कैरेक्टर को बहुत कैरिकेचरिश कर देते हैं। स्पेशली अ लॉट ऑफ द डबिंग आर्टिस्ट
मतलब वो फील नहीं रहती, वो ओवर द टॉप जाता है बहुत ज्यादा। मैं आपके इस स्टेटमेंट को, इस आर्ग्यूमेंट को, इस ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करूंगा। यू आर राइट। ओके, चलिए, मुझे लगा शायद मुझे ऐसा नहीं लगता हो। यू आर राइट। देखिए, मुझे एक बात समझने की जरूरत है एज अ प्रोफेशनल। मैं मुझे कह रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं कह रहा जी। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं जी जी। हर कोई अपने काम को बहुत अच्छे से जानता है, मैं ये मान के चलता हूँ। तो मुझे जब भी कोई काम करना है, उससे अप्रोच करने से पहले ये समझने की जरूरत है कि उस काम को करने में किस तरह का माइंडसेट गया है, उस काम को करने का मकसद क्या था, उस काम को करने के बाद में उस काम को रिप्रोड्यूस करते वक्त मुझे उसके माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है। मुझे उसकी सेंसिबिलिटीज को, राइटर के थॉट प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। मुझे वहां की देश काल और परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे मैं थोड़ा ज्यादा ही कुछ ज्ञानमान बनने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। अगर मैं साउथ अमेरिका के बारे में, अगर मैं पेरू की बनी हुई किसी फिल्म को मैं कर रहा हूं, वहां का जो कल्चर है मुझे उसको समझना, पढ़ना जरूरी है। कोई क्यों इस तरह से बोल रहा है या बिहेव कर रहा है या ऐसा दिख रहा है, उसके पीछे की क्या वजह है। बट इतनी रिसर्च सब करते नहीं, वो तो ऑब्वियसली है ना, वो करते नहीं है, वो करते नहीं है। वो रिसर्च करने के लिए आपको बेसिकली उस काम को करने की वजह, देश कैसा है, काल कैसा है, किस टाइम जोन में है, किस तरह की परिस्थितियां, किस तरह के हालात हैं उस समय के, और क्यों लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं, या कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ऐसा क्यों और दूसरा ऐसा क्यों, उनकी अपनी अपनी वजह क्यों है ऐसी बिहेव करने की। अगर मैं वो समझ लेता हूं तो इसका मतलब ये होगा मुझे फिर काम नहीं करना। भाई मैंने इत्तेफाक किया ना आपसे, आई हैव अग्रीड टू व्हाट यू आर एज अ कैरेक्टर और एज अ फिल्म, सो देन आई ओनली हैव टू बी इन टैंडम विद यू एंड जस्ट अप्रोच माय वर्क, बिकॉज देन आई विल बी लाइक यू। एब्सोल्युटली। तो ये जब डबिंग हो रही होती है तो लाइक यू सेड के रिसर्च करने की बड़ी जरूरत है एंड ऑल ऑफ दैट, तो जब आपके पास डबिंग का प्रोजेक्ट आता है, आपके साथ टीम में और लोग, कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर, इज देयर एनीबडी हु इज गाइडिंग यू और हु इज टेलिंग यू कि नहीं इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, या आपके पास प्रोजेक्ट आता है, आपको बोलते हैं बाबला जी ये रहा गॉर्डन रैमजी कर दीजिए? नहीं, देखिए मैं बताऊं, और इज देयर अ डबिंग डायरेक्टर और समथिंग ऑफ दैट? ऐसे अगर कोई मुझे बोलता है तो मैं भाग जाता हूं उस काम से। अच्छा, मैं भाग जाता हूं क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ, अगर मैंने मान लीजिए आपके सामने 10, 20, 50 बार काम किया पहले, और फिर आप मुझे एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आके बोलते हैं कि ये काम करना है, हाँ, इसका मतलब ये है कि हमारी एक पहले से एक सिंक्रोनाइजेशन है। हाँ, और मे बी यू हैव बीन डूइंग दैट वॉइस फॉर लॉन्ग टाइम, और वैसा काम आपने और मैंने पहले बहुत बार किया है, और यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द फैक्ट दैट व्हेनेवर द वर्क happens, I'll take not more than 5 minutes because we've already done a lot of work like that before. So immediately I'll approach the work and we will be in sync with each other and the train will start running on the track. That is one thing. That is agreeable. But the point is, supposing we are new to each other or the project is new, which has got a totally different dimensions. मैं उस काम को फिर बहुत थोड़ा धीरे से, स्लोली, मैं अपना टाइम लूंगा, मैं उसको देखूंगा, मैं ब्रेक ले लूंगा, मैं चाय पीने चला जाऊंगा, मैं उसके बारे में सोचूंगा, फिर आऊंगा, एक बेवकूफों वाला सवाल आपसे पूछ लूंगा उस काम के बारे में। तो उसमें मतलब जो डेजिग्नेशन रहती है वो डायरेक्टर होता है या प्रोड्यूसर होता है? नॉर्मली कौन होता है आपके साथ? प्रोड्यूसर भी होगा, डायरेक्टर भी होगा, स्क्रिप्ट राइटर भी होगा, अच्छा, जिसने ट्रांसलेट किया है, इंजीनियर भी होगा, इंजीनियर भी होगा। उनके पहले पूरी की पूरी उनकी रिसर्च चलती है, उनकी जो आगे जो चैनल है या जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें दिखाना है, उनके साथ में मीटिंग्स होती हैं, बातचीत होती है। फिर उसके बाद में आजकल सभी लोग बिजी हैं तो कॉन कॉल्स हो जाती हैं या जूम मीटिंग्स हो जाती हैं, उसके ऊपर रिसर्च होती है, काम को अप्रोच करने के अलग अलग तरीके एक्सप्लोर किए जाते हैं, हम उसको कैसे लोकलाइज कर सकते हैं इस बात के बारे में डिस्कशन होती है, और हम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, किस तरह की हमारे पास में टारगेट ऑडियंस है, वो टारगेट ऑडियंस, तो ये सब आपसे मीटिंग्स में पहले वो डिस्कस बिल्कुल प्रॉपर्ली करते हैं। जी, ऐसा नहीं कि सीधे यू आर कमिंग टू द स्टूडियो, वो करना भी नहीं चाहिए।
वो तो ऑब्वियसली मतलब करना भी नहीं चाहिए। आई एम गेटिंग टू नो एंड लर्न दीज थिंग्स टुडे, बट हाँ नहीं वो आपको वो R&D वो रिसर्च आपको करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। और अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर नतीजे आप भुगतेंगे, सिंपल सी बात। वो तो है, वो दिखता भी है, जैसा कि आपने कहा काफी सारे शोज में, काफी सारे हिंदी मूवीज शैलो लेवल पे, सुपरफिशियल लेवल पे किए गए बहुत सारे काम आपको नजर आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर हाँ आपको नजर आते हैं और उनके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्स ये होता है कि आपने देखा और 5 मिनट के बाद में, 10 मिनट के बाद में आपने उसको पॉज किया और आपने कहा चल यार जरा मैं चाय पी लेता हूँ। कोई मेरे काम के साथ में अगर ऐसा करे तो मेरे लिए तो मरने वाली बात हो जाती है। नहीं, आप बहुत ध्यान और बहुत टाइम लगा के काम करते हैं। हमने आपको साथ एक्टिंग करते हुए देखा है जी, तो थोड़ा आप जरा एक्टिंग की बात कर लेते हैं। जी, जी, हमने आपको लाइव एक्टिंग करते देखा है, वी हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ वॉइस वर्क टुगेदर, बट एक्टिंग करने तो शुरुआत आपने ऑल इंडिया से करी, ऑल इंडिया रेडियो से करी, उसके बाद एक्टिंग आपने ऑन स्क्रीन या थिएटर या वो कब शुरू किया, वो सब कैसे हुआ? एक्टिंग स्टार्टेड वे बैक विद एक जमाने में ना डेली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शोज चलते थे। हाँ, आई एम टॉकिंग ऑफ सम गुड 34 years back, 35 गुड डेज ऑफ इंडियन टेलीविजन। yeah. आजकल तो सब बकवास ही है। तो मैं नया जवान हुआ था 23-24 की उम्र थी, तो आई वाज लुकिंग फॉर वर्क एंड एक शो बन रहा था जिसका नाम था उल्टे बांस बरेली। वो कॉमेडी शो था और उस शो के लिए मतलब दिल्ली में एक जगह है श्रीराम सेंटर। तो श्रीराम सेंटर पे जितने स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं वो शाम को आधा घंटा चाय पीने के लिए टपरी पे जरूर बैठते हैं। तो मैं भी वहां अभी तक नहीं बदला है। हाँ, आज भी नहीं बदला, वो अभी तक नहीं बदला है। नहीं, वहां पे वो जगह फेमस है और आप जितने भी बड़े-बड़े आज बड़े-बड़े एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं, आप उस जगह के बारे में बात करेंगे या राइटर्स हैं, कभी ना कभी नॉस्टैल्जिक रिएक्शंस मिलते हैं। वो कभी ना कभी श्रीराम सेंटर की चाय जरूर पी है उन्होंने। जी, चाहे वो पंकज कपूर साहब हों या अन्नू कपूर साहब हों या मनोज वाजपेयी हों, इवन शाहरुख खान हो, पीयूष मिश्रा जी हों, शाहरुख हों या मतलब तमाम बहुत जो भी दिल्ली से एक्टर निकले हैं वो सब वो उस मंडी हाउस से तो निकले ही हैं। हाँ, उस रूट से जरूर निकले जी। तो छोटा हो या बड़ा हो, कमर्शियली कामयाब हो या ना हो, पर उस जगह से वो एक बार तो जरूर गुजरा है और उसकी बहुत खूबसूरत यादें होती हैं वहाँ की चाय की और वहाँ के समोसे की। तो मैं भी कभी कभी जाता था वहाँ पे। तो उस शो के जो राइटर थे नंदन शर्मा जी, तो ही वाज लुकिंग फॉर 2 यंगस्टर्स 23-24 साल के, जो कि और बहुत कॉमिक शो था। तो उनको ऐसे एक्टर्स थे की जरूरत थी जो कि जिनकी नेचुरल टाइमिंग बड़ी अच्छी हो और जरूरत पड़े तो सिचुएशंस थोड़ी सी ओवर द टॉप थी, तो उन सिचुएशंस को बहुत नेचुरली हैंडल कर लें। तो ही स्पॉटेड मी ओवर देयर, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे वो काम मिल गया और वो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और वो एक बहुत बड़ा हिट शो बन गया अपने जमाने का। उसमें जैसे नया कंप्यूटर आया था, तो ये 2 दोस्त जो हैं बेरोजगार हैं, तो इनके पास में काम नहीं है, तो कहते हैं कि यार हम ना एक काम करते हैं, जग्गा उस्ताद से जेब काटने की ट्रेनिंग लेते हैं। तो जेब काटने की ट्रेनिंग लेते हैं, हम कहते हैं कि यार हमने जेब काटने की ट्रेनिंग तो ले ली, लेकिन अब किसकी जेब काटें, ये कैसे पता लगे दैट वी हैव एक्चुअली मास्टर्ड द स्किल। तो कहते हैं हम दोनों एक दूसरे की जेब काटते हैं, देखते हैं कि हम कितने कामयाब हुए कि नहीं। देखिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आने लगी। तो अब वो एक दूसरे की जेब काटते हैं और बड़ी सफाई से काटते हैं, और एक रास्ते से गुजरता हुआ शख्स उन्हें देखता, वो चिल्ला जाता है आपकी जेब कटी, आपकी और पुलिस आती है, दोनों को बंद कर दिया जाता है। अब बंद कर दिया जाता है, वो कहते हैं भाई हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे। अब होता क्या है कि जी कि एक वकील साहब तक देख लेते हैं, वकील साहब आते हैं, उनकी जमानत कराते हैं और उनको वो बाहर लेके आते हैं और कहते हैं अब मेरी फीस दो। कहते हैं हमारे पास फीस के तो पैसे हैं नहीं। कहते हैं वकील साहब आपका चेहरा मेरे मामा जी से बहुत मिलता है, एक बार जरा गले तो मिलो। गले मिलते हैं, वकील साहब की जेब काटते हैं और वकील साहब को पैसे देते हैं, और 2 बार जेब काटते हैं दोनों, और उसके बाद में जैसे ही चलते हैं वकील साहब पीछे से चिल्लाते हैं और वहां पे कांच टूटने की आवाज आती है, एंड द शो एंड्स ओवर देयर। तो इस तरह के खूबसूरत प्यारे से गुदगुदाने वाले कॉमिक इंसिडेंट्स थे, जिनके ऊपर वो एक स्पूफ कह लीजिए, ये 12-15 मिनट का एक शो बनता, पैरोडी शो टाइप का कॉमेडी। हाँ, तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड।
ये डीडी नेशनल पे, ये डीडी नेशनल पे। हाँ. उसके बाद में मुझको एक बहुत अच्छा शो मिला विच वाज वेरी इंटेंस, दिशाहीन। दैट वाज द स्टोरी बेस्ड आउट ऑफ पंजाब, जहाँ पे एक सिख नौजवान है और वो दिशाहीन हो गया। दिस इज रफली व्हाट टाइम? दिस इज 1992। 92 तो 90s मतलब अर्ली 90s में when you started your acting career। फिर वहां से वो शो पसंद किया गया और उसके बाद में फिर देन आई गॉट फिरदौस, एक शो था जो कि कश्मीर बेस्ड था, जिसमें मेरी मुलाकात तो महान कलाकार पीयूष मिश्रा जी से हुई, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई उनके साथ में, अनूप सोनी, पीयूष भाई और इस तरह के हमारे हेमंत पांडे और बाद में हमारे आज तक दोस्ती बहुत अच्छी है। तो वो शो भी बहुत पसंद किया गया और फिर संसार करके एक शो था उस जमाने में, वो बहुत पसंद किया गया। फिर उसके बाद में जी टीवी आया और जी टीवी का एक शो मुझे मिला जिसका नाम था तनाव, और दीप्ति नवल जी उसमें थी, मैं था, मिनी माथुर जो कि इनकी वाइफ हैं कबीर खान की, शी वाज आल्सो देयर। तो वो शो बहुत पसंद किया गया। देन केम चैंपियन वाज अ सुपर हिट शो ऑन डीडी मेट्रो। Was that like your first popular show? Yeah. चैंपियन वाज, जो बाद में आज के जमाने में हम बात करते हैं क्रिकेट के अंदर गैम्बलिंग की, जो मैच फिक्सिंग होती है, ये बॉल पे छक्का लगेगा, वो हमने तब बात की थी। ये कब की बात है? ये 1998 में तो अभी मैच फिक्सिंग स्कैंडल हुआ भी नहीं था शायद। जी, हमें तब पता था, अंदर की बात है, रिसर्च हमारे पास थी तब। 98 रिसर्च थी, ये बाद में कि जी के वो टॉवल यहाँ पे लटकाया जाएगा और बॉल नहीं हो चुका था। आई थिंक 98 में कैप्टन बदल चुके थे, क्योंकि 99 में तो गांगुली कैप्टन थे ना। जी 98 में हमने ये शो किया था जो बड़ा पॉपुलर हुआ था। फिर डिटेक्टिव करण बहुत पॉपुलर हुआ। हाँ, Detective Karan was a very popular show, and simultaneously I was working for Discovery as their voice. I was working. You worked with Discovery as their voice for their documentary prime time shows. तो आप कह रहे हो कि वो जो जंगल वाले शोज हमने बचपन में देखे हैं, वो जी वाइल्ड अफ्रीका में, हाँ, क्या आप बात कर रहे हो? जी आप अफ्रीका के वर्षा वनों में ये प्रजनन का मौसम है। एक मादा ओरंगुटैन अपने बच्चों को लेकर मर्दों की ओर जा रही है, पर अपने बच्चों को मर्दों से छुपा रही है। It is so surreal to hear this in person। मेरे दादाजी थे, वो उनको ये डिस्कवरी शोज बहुत पसंद थे और उनको क्रिकेट कतई पसंद नहीं था। तो अगर हम क्रिकेट देख रहे होंगे ना, तो वो आगे टीवी बंद कर देंगे और वो बोलेंगे मुझे वो एक बहुत बड़ा पॉपुलर कैरेक्टर शो था, कैचिंग क्रॉक्स विद ब्रेडी बार। I was the voice of Brady Barr. Wow. और Brady Barr used to catch the crocs. He used to show live how to catch the croc. And वो शो बहुत पॉपुलर हुआ। मुझे ऐसा लगता है you've had so many interesting experiences just dubbing autobiographies, Mahatma Gandhi's autobiography, if I may talk about it. Then came the time of audiobooks. इस वक्त ऑडिबल एक बहुत बड़ी ऐप है। ऑडिबल के ऊपर उनके टॉप 10 शोज में 2 शोज मेरे हैं। कौन से? अल्केमिस्ट, अच्छा, पाउलो काउलो का हिंदी वर्जन, दैट्स इन माय वॉइस। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, रामायण, देन एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति का विकास, ये सारे शोज। और एक यूपी 64 एक बहुत पॉपुलर शो है उनके, वो है। आप दूसरी ऐप्स हैं जैसे स्टोरीटेल पे खुशवंत सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी, अच्छा, दिलीप कुमार साहब की ऑटोबायोग्राफी, मिर्जा गालिब की ऑटोबायोग्राफी। तो इस तरह की कुछ काफी पॉपुलर काम्स हैं। 2 शोज अभी इस साल बहुत पॉपुलर हुए मेरे। एक सपने वर्सेस एवरीवन, अच्छा, टीवीएफ का शो है, अच्छा, IMDb का हाईएस्ट रेटेड शो है, 9.8। और एक जमुना पार जो कि Amazon प्राइम पे है, वो भी टॉप 10 कैटेगरी में है, 9.4 उसकी रेटिंग आई है, IMDb की रेटिंग। एज एन एक्टर आपके पास में ना एक चीज टैलेंट के अलावा होना बहुत जरूरी है, वो है पेशेंस एंड पेशेंस।